Welcome to Brain Roots IAS. Today we will study the fabric of a nation, India's 2026 textile strategy. देखिए, भारत का जो टेक्सटाइल सेक्टर है, वो सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि हमारी इकोनॉमी और कल्चर दोनों की रीढ़ की हड्डी है। तो आज हम भारत की 2026 की स्ट्रैटेजी को समझेंगे, जो इस पूरे ताने बाने को बदलने का दम रखती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 2%। अब ये 2% क्या है? ये भारत के टोटल जीडीपी में टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। और यही नहीं, एग्रीकल्चर के बाद ये देश का दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट देने वाला सेक्टर भी है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका इकोनॉमिक वेट कितना ज्यादा है। ये जो आंकड़े हैं, ये भारत की ताकत को बिल्कुल साफ साफ दिखाते हैं। कपास की खेती का क्षेत्रफल, जिसे हम कॉटन एकरेज कहते हैं, इसमें हम दुनिया में पहले नंबर पर हैं। जूट प्रोडक्शन में हम फिर से दुनिया में नंबर 1 है। सिल्क यानी रेशम में हम दूसरे सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। लेकिन यहीं पर एक कैच है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में हमारा छठा स्थान है। यह बताता है कि रॉ मटेरियल तो है, पर फिनिश्ड गुड्स के एक्सपोर्ट में हम कहीं पीछे हैं। तो ये एक चैलेंज भी है और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी। लेकिन कहानी सिर्फ कॉटन या जूट तक ही नहीं है। अब भारत मैन मेड फाइबर्स यानी एमएमएफ का दूसरा सबसे बड़ा ग्लोबल हब बन चुका है। पॉलिएस्टर और विस्कोस जैसे फाइबर्स में हमारी ये बढ़त बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दुनिया भर में जो फैशन की डिमांड है, वो तेजी से सिंथेटिक और परफॉर्मेंस वेयर की तरफ बढ़ रही है। तो ये एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, द कंपेटिटिव चैलेंज। यहां हम उस परफेक्ट स्टॉर्म को समझेंगे जिसका सामना भारत का टेक्सटाइल इंडस्ट्री आज कर रहा है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, जब इतनी सारी स्ट्रेंथ्स हमारे पास हैं, तो फिर वो कौन सी चुनौतियां हैं, वो कौन से हर्डल्स हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं? हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है जिसे तो बांग्लादेश वियतनाम फैक्टर कहते हैं। अब ये क्या है? देखिए, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों को यूरोपियन यूनियन और यूएसए जैसे बड़े बाजारों में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स यानी एफटीएस का बेनिफिट मिलता है। इसका सीधा मतलब यह है कि उनके गुड्स पर ड्यूटी या तो लगती नहीं या बहुत कम लगती है, जबकि हमारे इंडियन गुड्स पर स्टैंडर्ड टैरिफ्स लगते हैं। इसका नतीजा क्या होता है? हमारा प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करते ही 10 से 12% महंगा हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा प्राइस डिसएडवांटेज है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, और भी कई फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं। जैसे रॉ मटेरियल की कीमतों में जबरदस्त वॉलेटिलिटी रहती है, मतलब बहुत उतार चढ़ाव होता है। सरकार के जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स हैं यानी क्यूसीओस, जो वैसे तो चाइनीज डंपिंग को रोकने के लिए हैं, पर कभी कभी हमारे ही मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी हर्डल बन जाते हैं। और सबसे बड़ी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, हमारा सेक्टर बहुत ज्यादा फ्रैगमेंटेड और अनऑर्गेनाइज्ड है, जहां 90% वीवर्स इसी अनऑर्गेनाइज्ड दायरे में आते हैं। तो इन चैलेंजेस से निपटने के लिए सरकार का रिस्पॉन्स क्या है? देखिए, सरकार ने एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बनाया है जो 5 स्ट्रेटेजिक पिलर्स पर टिका है। पहला, नेशनल फाइबर स्कीम, जिसका गोल है फाइबर में सेल्फ सफिशिएंसी। दूसरा, टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट योजना, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को मॉडर्नाइज करने पर फोकस करती है। तीसरा, नेशनल हैंडलूम प्रोग्राम। चौथा, टेक्स इको इनिशिएटिव, जो सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग पर जोर देता है। और पांचवा, समर्थ 2.0, जो स्किल डेवलपमेंट पर काम करेगा। अब इस पूरी स्ट्रैटेजी का एक फ्लैगशिप कंपोनेंट है पीएम मित्रा पार्क्स। इसका फुल फॉर्म है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स। इन्हें स्टेट्स के लिए एक चैलेंज मोड पर बनाया जा रहा है। इसका सिंपल सा मकसद है बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन यानी स्केल और एफिशिएंसी को बिल्ड करना। इसकी खासियत क्या है? पहली बात, स्टेट्स कंपीट करते हैं इन पार्क्स को होस्ट करने के लिए। यहां कंपनीज को प्लग इन प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, मतलब सब कुछ तैयार है, बस आओ और अपना काम शुरू करो। और असल लक्ष्य है चीन के जो विशाल फैक्ट्री क्लस्टर्स हैं, उनकी तरह स्केल एफिशिएंसी को हासिल करना। अच्छा, हमने बात की थी कि इस इंडस्ट्री का 80% हिस्सा एमएसएमई है ना? तो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लिक्विडिटी की, यानी वर्किंग कैपिटल की कमी। इसे सॉल्व करने के लिए TRADS यानी ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम लाया गया है। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो ये इंश्योर करता है कि छोटे बुनकरों और एमएसएमईज को उनके इनवॉइसेस का पेमेंट तुरंत मिल जाए। ये लिक्विडिटी की प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। यहां हम देखेंगे कि स्ट्रैटेजी में एक पिवट आ रहा है। ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स से हाई वैल्यू टेक्सटाइल्स की तरफ एक शिफ्ट हो रहा है। तो भविष्य किसमें है? भविष्य है टेक्निकल टेक्सटाइल्स में। अब ये है क्या? देखिए, ये वो एडवांस्ड मटेरियल्स हैं जो सुंदरता यानी एस्थेटिक्स के लिए नहीं, बल्कि स्पेसिफिक फंक्शनल पर्पसेस के लिए बनाए जाते हैं।
यही इस इंडस्ट्री का हाई वैल्यू फ्यूचर है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। मेडिटेक में सर्जिकल मास्क आते हैं, एग्रोटेक में खेती के लिए इस्तेमाल होने वाले शेड नेट्स आते हैं, जियोटेक में सड़कों को मजबूत करने वाले मटेरियल्स आते हैं, और मोबाइल टेक में गाड़ियों के एयरबैग्स। ये सब के सब टेक्निकल टेक्सटाइल्स के ही एग्जाम्पल्स हैं। और अब हम अपने फाइनल सेक्शन पर पहुंचते हैं, द वे फॉरवर्ड। हम ग्लोबल वैल्यू चेन में ऊपर उठने के लिए क्या कर रहे हैं? गोल है स्माइलिंग कर्व पर ऊपर जाना। अब ये स्माइलिंग कर्व क्या है? ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि सिर्फ लो मार्जिन मैन्युफैक्चरर बनने के बजाय हमें एक हाई वैल्यू डिजाइनर और इनोवेटर बनना है, क्योंकि रिसर्च, डिजाइन और ब्रांडिंग में ही सबसे ज्यादा मुनाफा होता है। इस पूरी एम्बिशन को एक लाइन में कहा जा सकता है, दुनिया के दर्जी बनने से लेकर दुनिया के डिजाइनर बनने तक का सफर। फ्रॉम अ टेलर टू द वर्ल्ड टू अ डिजाइनर टू द वर्ल्ड। और इस लक्ष्य को अचीव करने के लिए कुछ की फ्यूचर स्ट्रैटेजीज हैं। एआई की मदद से डिमांड का फोरकास्ट करना, सस्टेनेबिलिटी से जुड़े फाइनेंस को बढ़ावा देना, हमारे कस्तूरी कॉटन भारत ब्रांड को ग्लोबल लेवल पर एस्टैब्लिश करना, और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के जरिए क्लस्टर्स को आपस में जोड़ना। और अंत में ये सब हमें एक बड़े स्ट्रेटेजिक डिलेमा पर लाके छोड़ देता है। एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, क्या भारत को अपने डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करना चाहिए या फिर ग्लोबल मार्केट में compete करने के लिए अग्रेसिवली जीरो ड्यूटी एफटीए साइन करने चाहिए? ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ट्रेड ऑफ है और इसका जवाब ही भारत के टेक्सटाइल सेक्टर का फ्यूचर तय करेगा। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।